हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है, स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने चैनल वेब स्टूडियो में। आज के सेशन में बात करने वाले हैं सीडीपी का 30 क्वेश्चन के बारे में दोस्तों, जो आपका 24 दिसंबर 2021 में ऑनलाइन पेपर हुआ था, वही पेपर है। इससे पहले वाली सारी वीडियो अपलोड हो चुकी है। आप अगर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर सारी वीडियो को देख सकते हैं। फ्रेंड्स, PYQ का हमारा 30 क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है। फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए सेशन में आगे बढ़ते हैं। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वो है विकास के विषय में सही वक्तव्य चुनिए। देखिए, विकास के विषय में कौन सा ये स्टेटमेंट सही है। 4 स्टेटमेंट आपके सामने है। फर्स्ट, विकास एक दिशीय और एक आयामी होता है। ये तो बिल्कुल नहीं फ्रेंड्स। विकास परिवर्तनीय है। विकास पूर्ण रूप से आनुवंशिकता पर नहीं डिपेंड करते हैं। सभी व्यक्ति एक ही आयु और गति से विकास के पड़ाव को प्राप्त करते हैं। ये भी बात गलत है। सभी दोस्तों एक ही एज में सारी चीज़ें नहीं सीख लेते हैं, है ना। अब जैसे मान लीजिए कि कोई 2 साल में मान लीजिए चलना पढ़ना लिखना सीखता है, कोई 2.5 साल में सीखता है, कोई 3 साल में सीखता है। सबका अलग अलग होता है स्पीड, ठीक है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। निम्न में से विकास का कौन सा सिद्धांत प्रस्तावित करता है कि बच्चे अपनी भुजाओं पर उंगलियों से पहले मांसपेशीय नियंत्रण कर पाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर बात की गई है फाइन मोटर स्किल और ग्रॉस मोटर स्किल, ये आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अपनी भुजाओं पर उंगली से ज़्यादा, जैसे उंगलियों से महीन काम करने से पहले वो मोटे काम पहले कर लेते हैं, है ना। उन पे उनका मांसपेशी नियंत्रण हो पाता है पहले। तो ये विकास का कौन सा सिद्धांत है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ, इसको अधोगामी सिद्धांत बोलते हैं। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रॉक्सिमोडिस्टल प्रिंसिपल इसको बोलते हैं। आगे हम बात करते हैं फ्रेंड्स। आगे नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है शारीरिक लक्षण, जैसे आँखों का रंग, ऊंचाई, बालों का रंग। ध्यान से समझिएगा, आँखों का रंग, ऊंचाई और बालों का रंग मुख्यतः पर्यावरणीय कारक द्वारा सुनिश्चित होते हैं। देखिए, आंखों का रंग पर्यावरण से नहीं। अगर जन्म से आपका अगर आई ब्लैक है तो ऐसा नहीं कि ब्राउन हो जाएगा बाद में पर्यावरण की वजह से, तो ये गलत है। वंशागत होते हैं, सांस्कृतिक कारक द्वारा सुनिश्चित होते हैं। अब देखिए, अलग अलग संस्कृति के लोगों के आँख का कलर अलग अलग होता है, ऐसा तो नहीं है। आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का परिणाम है, ये भी नहीं है, ये वंशागत होता है। बालों का रंग जो मिलता है, आँखों का रंग मिलता है, ये पूरी तरह से वंशागत होता है। तो आपका ऑप्शन थर्ड का दोस्तों हो जाएगा 2, यानी कि क्वेश्चन 3 का आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। बच्चों के समाजीकरण की प्राथमिक संस्था है। अब देखिए, बच्चों के समाजीकरण की प्राथमिक संस्था कौन सी है। विद्यालय तो प्राथमिक संस्था है नहीं, जनसंचार भी नहीं, धर्म भी नहीं, परिवार होता है। बच्चे समाजीकरण का चीज़ें अगर सीखते हैं तो सबसे पहले अपने परिवारों से सीखते हैं, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एक बच्चा सिर्फ मूर्त वस्तुओं के साथ ही समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। ध्यान से समझिएगा, मूर्त यानी कि स्थूल में जो चीज़ है उसके सामने है, उसी से उस समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। उसकी समस्या समाधान की यह विशेषता किस स्तर के अंतर्गत आती है। संवेदगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपके सामने है जो मतलब कि मूर्त संक्रियात्मक, क्योंकि मूर्त चीज़ों से ही वो सीख पाता है, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आएगा। तो इसका तो सीधा आंसर आपको खुद ऐसे भी नहीं भी पढ़े रहेंगे तो पता चल जाएगा। लेकिन दोस्तों, ये पियाजे के स्टेजेस हैं जिसके पर मैंने शॉर्ट वीडियो बनाया था, आप ज़रूर देख लीजिएगा। ये चारों स्टेजेस से ज़रूर हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको स्किप आपको नहीं करना है। चारों स्टेजेस के बारे में डिटेल्स में आप पढ़ लीजिएगा। आगे हम बात करते हैं। एक बच्चे ने यह मानसिक विचार बना लिया है कि वे सभी जीव जिनके पंख हैं और उड़ सकते हैं वे पक्षी हैं। एक बच्चे के माइंड में क्या कॉन्सेप्ट बैठा है, जिसका पंख है और जो उड़ सकता है वो पक्षी है। तत्पश्चात उसने एक चित्र पुस्तिका में एक चमगादड़ देखा और उसे स्तनधारी कहने की बजाय पक्षी ही कहा। इस स्थिति में ज्ञान निर्माण की इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे। अब देखिए, उस बच्चे के माइंड में ये चीज़ें बैठी हुई है कि जिस का पंख होगा, जो उड़ेगा, वो क्या होगा, पक्षी होगा। तो चमगादड़ को भी देखकर बच्चा क्या बोला कि ये पक्षी ही है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कौन सी प्रक्रिया है, इस ज्ञान की निर्माण प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे, समावेशन बोलेंगे। यानी बच्चे ने उस चीज़ों को भी क्या कर लिया, समावेश कर लिया अपने पहले वाले ज्ञान के अंदर।
यानी जिसको इंग्लिश में अगर हम बात करें तो इसको बोलते हैं एसिमिलेशन। ठीक है, आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में फ्रेंड्स क्या है, समीपस्थ विकास के क्षेत्र की संरचना किसने प्रतिपादित की थी। समीपस्थ विकास की यानी कि जिसको जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बोलते हैं, तो समीपस्थ विकास के क्षेत्र की संरचना किसने प्रतिपादित की थी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन लेव वाइगोत्स्की ने किया था, यानी कि ऑप्शन 2 हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 8 में क्या है, निम्न में से कौन सा कथन बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के विषय में जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की के विचारों के बीच मुख्य अंतर दर्शाता है। ध्यान से समझिएगा, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है। लेव वाइगोत्स्की के जो सिद्धांत हैं और लेव वाइगोत्स्की क्या बोलते हैं, पियाजे क्या बोलते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है, इसके ऊपर भी मैंने शॉर्ट वीडियो बनाया है। अगर आप हमारे चैनल पर सारे शॉर्ट वीडियो देखते हैं तो आपका दोस्तों सेटेड में 1 नंबर ज़रूर पक्का होगा। आगे हम बात करते हैं निम्न में से कौन सा कथन बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के विषय में, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के विषय में लेव वाइगोत्स्की और पियाजे दोनों जो बातें बोलते हैं उनके विचारों में क्या अंतर है, मुख्य अंतर को दर्शाता है। तो ये 4 ऑप्शन है। पियाजे बच्चों के स्वतंत्र प्रयासों द्वारा जगत को अनुभव करने पर जोर देते हैं, जबकि वाइगोत्स्की संज्ञानात्मक विकास को सामाजिक मध्यस्थ प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। ये तो उल्टा कर दिया, पियाजे बोलते हैं संज्ञानात्मक विकास पहले होता है और वाइगोत्स्की बोलते हैं कि वो जगत से अनुभव प्राप्त करके सीखता है। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। अब आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट फ्रेंड्स, यहाँ पर अच्छा यहाँ पर क्वेश्चन जो पूछा गया है फ्रेंड्स वही पूछा गया है कि विचारों के बीच मुख्य अंतर दर्शाता है। हाँ, मतलब कि डिफरेंस को, तो फ्रेंड्स यही तो डिफरेंस को दर्शा रहा है। पियाजे बच्चों के स्वतंत्र प्रयासों द्वारा जगत को अनुभव करने पर जोर देते हैं, जबकि वाइगोत्स्की देते हैं, वाइगोत्स्की संज्ञानात्मक विकास को सामाजिक मध्यस्थ प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। ये तो बात सही है। ये बोलते हैं वाइगोत्स्की कि बच्चे जो हैं वो उनका विकास समाज के बीच में रहकर होता है, तो ये बात सही है। बट आगे वाले ऑप्शन को भी देख लेते हैं। पियाजे बच्चों को सक्रिय स्वतंत्र जीव के रूप में देखते हैं, जबकि वाइगोत्स्की उन्हें मुख्यतः वातावरण द्वारा नियंत्रित जीव के रूप में, जीव की यहाँ पर बात नहीं की गई है। पियाजे भाषा को बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं, ये गलत है। पियाजे भाषा को नहीं मानते, वो बोलते हैं संज्ञानात्मक से भाषा का विकास होता है। वाइगोत्स्की संज्ञानात्मक विकास के जैविक पक्ष पर बल देते हैं, ऐसा नहीं है, वाइगोत्स्की भाषा पर बल देते हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत है, ये भी गलत है। अब हम देख लेते हैं 14, पियाजे के अनुसार बच्चे अपने मार्गदर्शन के लिए स्वयं से बात कर सकते हैं, जबकि वाइगोत्स्की के लिए बच्चों की बात आत्मकेंद्रियता का होता है। ये तो जस्ट उल्टा है, यानी कि ऑप्शन आपका फर्स्ट सही है, ये राइट ऑप्शन आपका है। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में फ्रेंड्स क्या है, यहाँ पर देखिए फातिमा तर्क करती है कि, फातिमा क्या तर्क करती हैं, आपको ईमानदार होना चाहिए क्योंकि इससे आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे। ईमानदार क्यों होना चाहिए, क्योंकि आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे। फातिमा कोहलबर्ग के नैतिक चिंतन के किस चरण में है। अब कोहलबर्ग के भी जो आपने देखा होगा नैतिक चिंतन का चरण, दोस्तों इस पर भी मैंने शॉर्ट वीडियो बनाया है, मतलब मैक्सिमम उस पर हमने शॉर्ट वीडियो बनाए हैं जो एग्ज़ाम में 1 नंबर 1 क्वेश्चन पक्का आता है। इसलिए मैं आपको बार बार बोल रही हूँ शॉर्ट वीडियो सारे देखा कीजिए, इससे आपके 1-1 नंबर ज़रूर पक्के होंगे। देखिए कोहलबर्ग का दोस्तों नैतिक सिद्धांत जो है किस चरण में है, सामाजिक अनुबंधन अभिनवीकरण, कानून व्यवस्था अभिनवीकरण, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिनवीकरण, दंड आज्ञापालन। देखिए दंड की तो यहाँ बात नहीं है, वो बोलते हैं कि हमें मतलब कि ईमानदार इसलिए होना चाहिए क्योंकि हमारे माता पिता हम पर गर्व करेंगे, ये बात की गई है। मीन्स कि अच्छा लड़का अच्छी लड़की बनने के लिए, है ना, तो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, कक्षा में सकारात्मक उपकारी अधिगम माहौल निर्मित करने के लिए निम्न में से क्या मददगार रहेगा। कक्षा में क्या करना है, सकारात्मक अधिगम माहौल बनाना है, पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करना है। इसके लिए सबसे अच्छा क्या होगा, सभी विद्यार्थियों को सहभागिता के समान अवसर प्रदान करें, ये बेटर होगा, तो ये तो बेटर है। योग्यता आधारित अटल समूह, अटल जहाँ पर वर्ड आ जाएगा नेगेटिव, ठीक है। कक्षा में केवल जहाँ आ जाएगा दोस्तों वो भी नेगेटिव, आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। विद्यार्थियों को किसी भी तरीके से उच्च अंक प्राप्त करने के लिए, उच्च अंक प्राप्त करना भी ये भी उद्देश्य नहीं होता है। तो सबसे बेटर ऑप्शन यहाँ पर क्या है, सभी विद्यार्थियों को सहभागिता के समान अवसर देना, ठीक है। बाकी सब निगेटिव है, एक यही पॉजिटिव है दोस्तों, फर्स्ट आपका हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, इसमें क्या है, निम्नलिखित में प्रगतिशील शिक्षा की प्राथमिक विशेषता कौन सी है। ध्यान से समझिएगा, प्रगतिशील शिक्षा की बात की जा रही है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात की जा रही है कि प्राथमिक विशेषता
मतलब प्राइमरी, है ना, किसको हम बताएंगे। बार बार पेंसिल आधारित परीक्षा, ये तो ऐसे देखते ही आपका निगेटिव, ये नहीं है विशेषता। परीक्षा में उच्च अंक प्राप्त करना भी नहीं। वहाँ उत्प्रेरकों का बार बार इस्तेमाल, बार बार कोई भी चीज़ होगा ये गलत है। यानी कि पाठ्यचर्या और आकलन में लचीलापन होना चाहिए, ठीक है। पाठ्यचर्या में लचीलापन होना चाहिए, समय के अकॉर्डिंग उसमें बदलाव होना चाहिए, ज़रूरत पड़ी तो आकलन में भी लचीलापन होना चाहिए। तो आपका ऑप्शन पॉजिटिव दोस्तों थर्ड हो गया। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। इसमें है हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार। देखिए फ्रेंड्स, हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत आप जरूर पढ़ लीजिएगा, इससे भी क्वेश्चन आता है, इस पर भी मैं शॉर्ट वीडियो बना दूंगी। इनके दोस्तों 8 NCERT के अकॉर्डिंग 8 बहुबुद्धि का सिद्धांत इन्होंने दिया है, बट ऐसे 9 दोस्तों हैं। NCERT के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ तो 8 है, ठीक है। यदि कक्षा में कोई बच्चा सहकर्मी समूह के स्वभाव, इरादों और मनोदशाओं के प्रति उचित प्रक्रिया देने में सक्षम है, ध्यान समझिएगा क्या कर रहा है कि कोई बच्चा सहकर्मी समूह के स्वभाव, ठीक है, जो उसका पीर ग्रुप है, स्वभाव, इरादों, मनोदशाओं के प्रति उचित प्रक्रिया देने में सक्षम है, तो किस प्रकार की बुद्धि रखती है। शारीरिक गति, संवेगिक बुद्धि, इसमें शारीरिक गति की तो कोई बात ही नहीं की जा रही है, प्रतिक्रिया देने की बात हो रही है। अंतर व्यक्तिगत बुद्धि ये भी नहीं है, अंतर व्यक्तिगत बुद्धि ये आपका ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। एक होता है इंट्रापर्सनल और एक होता है इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल का मतलब दूसरे के मनोदशाओं को देखना, समझना, हाव भाव को समझना। इंट्रापर्सनल मतलब खुद के मतलब भाव को, खुद की मनोदशा को समझना, है ना। तो यहाँ पर क्या कर रहा है कि सहकर्मी समूह के स्वभाव, यानी कि अपने पीर ग्रुप के स्वभाव और पीर ग्रुप के इरादों और पीर ग्रुप के मनोदशा के प्रति वो अपना क्या दे रहा है, उचित प्रक्रिया दे रहा है। मतलब उसको समझ रहा है, दूसरे को समझ रहा है, अपने साथी को समझ रहा है, उसकी मनोदशा को समझ रहा है। तो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस यहाँ पर हो जाएगा अंतर व्यक्तिगत बुद्धि, यानी ऑप्शन आपका हो जाएगा थर्ड सही। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। व्यवसाय के संप्रदाय को पढ़ाते समय मेनिका ने विद्यार्थियों को पुरुष और महिलाओं को गैर पारंपरिक कार्य करते हुए फ्लैश कार्ड दिखलाया। ध्यान से समझिएगा, बिजनेस के बारे में, बिजनेस के कॉन्सेप्ट को अगर हम कुछ बच्चों को सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो पुरुष के ये काम होते हैं, महिलाएं के ये काम होते हैं, अलग अलग मतलब कि गैर पारंपरिक कार्य को करते हुए। गैर पारंपरिक कार्य किसको बोलेंगे फ्रेंड्स, एक मिनट, यहाँ पर नॉन ट्रेडिशनल रोल्स की बात की जा रही है। वो अलग अलग फ्लैश कार्ड दिखाती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो फ्लैश कार्ड वो दिखाकर बच्चों को समझा रही है, इस युक्ति से उसके छात्रों में, अब मतलब ये जो मतलब शिक्षिका अगर अपनी क्लास में मेनिका कर रही है, पुरुष और महिलाओं को गैर पारंपरिक कार्य करते हुए फ्लैश कार्ड दिखला रही है, ठीक है, तो इससे छात्रों में क्या होगा, जेंडर रूढ़िवादिता को प्रोत्साहन मिलेगा। तो ये तो बात बिल्कुल नहीं। जेंडर रूढ़िवादिता में लचलेपन को प्रोत्साहन मिलेगा, जेंडर तारतम्यता को प्रोत्साहन मिलेगा, जेंडर आधारित प्रतिमान का निर्माण होगा। निर्माण तो बिल्कुल नहीं करना है, ये भी नहीं फ्रेंड्स। यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा जेंडर रूढ़िवादिता में लचलेपन को प्रोत्साहन मिलेगा, ये सही आपका है। जेंडर रूढ़िवादिता को प्रोत्साहन देना ये मतलब मकसद ही नहीं है। क्लास में टीचर के ये बिल्कुल उद्देश्य नहीं होता है कि बच्चे में हम जेंडर रूढ़िवादिता को प्रोत्साहित करें, नहीं, उसके लचलेपन को, यानी कि पुरुष भी महिलाओं वाला काम कर सकते हैं और महिलाएं भी पुरुष वाले काम कर सकती है। ऑप्शन आपका 2 हो गया। आगे हम बात करते हैं 14। निम्न में से कौन सा कौशल उच्च श्रेणी चिंतन नहीं है। उच्च श्रेणी चिंतन नहीं है। देखिए, विशेषण ये तो उच्च श्रेणी का चिंतन है, निरूपण भी, रचना भी, प्रत्यय स्मरण मतलब याद करना ये कोई उच्च श्रेणी का नहीं है, निगेटिव पूछा गया है, इसलिए ऑप्शन आपका 4 हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से कौन सा मानदंड निर्देशित आकलन है। निर्देशित आकलन अधिगम के निम्नतम स्तर को मानक निर्धारित करने वाला परीक्षण। देखिए फ्रेंड्स, अधिगम के निम्नतम स्तर को मानक निर्धारित करने वाला परीक्षण। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपसे पूछा क्या क्या है, निम्न में से कौन सा मानदंड निर्देशित आकलन है। आगे पढ़ते हैं सततमकता को आकलन आधार बनाने वाले परीक्षण। जेड स्कोर को आकलन आधार मानने वाला परीक्षण, वह परीक्षण जो विद्यार्थियों को क्रम प्रदान करे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये भी निगेटिव है, क्रम प्रदान करना नहीं। जेड स्कोर ये सब स्कोर वगैरह आधार हम नहीं मान सकते हैं। और फ्रेंड्स ये भी आपका निगेटिव हो जाएगा, यानी कि निम्न स्तर को मानक माना जाएगा, उसके आधार पर अधिगम के निम्न स्तर
को मानक निर्धारित करने वाला परीक्षण, ये आपका सही हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं 16 में क्या है, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार बौद्धिक क्रियाशीलता में सीमाबद्धता वाले व्यक्ति को संबोधित करने का उचित तरीका क्या है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में जो पारित किया गया था उसके अनुसार बौद्धिक क्रियाशीलता में सीमाबद्धता वाले व्यक्ति को संबोधित करने वाला उचित तरीका क्या था, मानसिक मंदित, बौद्धिक रूप से विकलांग व्यक्ति, मानसिक विकलांग व्यक्ति जिसे बौद्धिक अक्षमता। तो फ्रेंड्स 2016 में जो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम पारित हुआ था तो उसमें बोला गया था कि आपको विकलांग ऐसा वर्ड यूज नहीं करना है, आपको अक्षमता वर्ड यूज करना है। डिसेबिलिटीज़ या डिसेबल आप बोल सकते हैं, जो उस काम को करने में मतलब सक्षम नहीं है, तो बौद्धिक अक्षमता यहाँ पर बोला जाएगा। ठीक है, आगे हम बात करेंगे 17 पर। इनमें से कौन सी विधि समावेशन के अनुरूप नहीं है। अब यहाँ पर नहीं आपसे पूछा गया है। विविधता को सराहना और महत्व देना, विविधता को सराहना और महत्व देना, ये तो अनुरूप है, आपसे नहीं पूछा गया है। सब बच्चों में स्वाभिमान और सीखने के लिए आत्मविश्वास बढ़ाना, ये भी पॉजिटिव है। शारीरिक, सामाजिक और प्रवृत्ति संबंधी बाधाओं को दूर करना, ये भी चाहिए। श्रवण अक्षमता वाले बच्चों के लिए अलग विद्यालय का प्रावधान करना, देखिए ये गलत है, अलग हम नहीं कर सकते। सिग्रेशन जो होता है ना, ये निगेटिव वर्ड होता है और आपसे पूछा गया है निगेटिव, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा 4। आगे हम बात करते हैं 18। यहाँ पर फ्रेंड्स है, राजन अपनी ही दुनिया में खोया हुआ प्रतीत होता है, अपनी ही दुनिया में खोया हुआ प्रतीत होता है। वह दूसरे लोगों से नेत्र संपर्क नहीं करता, मतलब आई कांटेक्ट नहीं करते हैं। सारा दिन एक पंख के साथ अकेले खेलता रहता है। ठीक है, राजन का यह व्यवहार निम्न में से किस विकार की ओर संकेत करता है। देखिए, मांसपेशीय दुर्विकार ये निर्देश करता है। राजन के व्यवहार स्वलीन क्रम विकार ये निर्देश करते हैं। गूढ़ज वैकल्य, गति समन्वय वैकल्य, ये इसमें से कौन सा वो व्यवहार। देखिए यहाँ पर लिखने संबंधी, पढ़ने संबंधी, कैलकुलेशन संबंधी, चलने संबंधी ऐसा कोई तो प्रॉब्लम है नहीं, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। स्वलीन क्रम विकार यानी खुद में लीन रहना है ना, तो ये आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। विषय वस्तु को पढ़ते समय शब्दों को हटाने, उलट कर लिखने, बदल कर लिखने में कठिनाई आना किस विकार की तरह इशारा करता है। क्या यहाँ पर आपसे पूछा गया है फ्रेंड्स कि विषय वस्तु को पढ़ते समय, है ना, यानी पढ़ने में दिक्कत है, उलट कर पढ़ना हो, है ना, उलट कर लिखना, बदल कर लिखना, पढ़ने संबंधी। तो देखिए ये आपका होता है डिसलेक्सिया। पढ़ने से संबंधित कोई भी अगर यहाँ पर अक्षमता होता है तो उसको हम बोलते हैं डिसलेक्सिया। डिस्ग्राफिया लिखने संबंधी, डिसकैलकुलिया मैथ के कैलकुलेशन संबंधी, तो वाचन वैकल्य यानी कि डिसलेक्सिया आपका हो जाएगा ऑप्शन 2। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में फ्रेंड्स यहाँ पर है, किसी चीज़ के विषय में नूतन तथा असाधारण रूप से सोचना और समस्या के निदान के लिए अनोखे समाधान ढूंढने की क्षमता क्या कहलाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, सृजनात्मकता कहलाता है, क्रिएटिविटी कहलाता है ना, कि उस समस्या के बारे में सोचे, अनोखी यूनिक समाधान उसका ढूंढे। तो ये जो क्रिएटिव व्यक्ति होंगे वही कर पाएंगे, तो ये आपका हो जाएगा सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी। आगे हम बात करेंगे क्रिएटिविटी। ठीक है, आगे हम बात करेंगे 21 में क्या है फ्रेंड्स, एक शिक्षक कुछ लिखित सामग्री का एवं सब्जियों और फलों की तस्वीरों का प्रयोग करते हुए अपने छात्रों से चर्चा करता है। विद्यार्थी इस परिचर्चा को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए पोषण का संप्रदाय सीखते हैं, यानी कि पोषण न्यूट्रिशन के बारे में सीखते हैं। यह उपागम निम्न में से किस पर आधारित है। शास्त्रीय अनुकूलन अधिगम पर, पुनर्बलन के सिद्धांत पर, क्रिया प्रस्तुत अनुकूलन सिद्धांत पर, ज्ञान के निर्माण पर, यानी कि किस पर यह आधारित है। देखिए ज्ञान के निर्माण पर, शास्त्रीय अनुकूलन अधिगम पर, पुनर्बलन ये कुछ नहीं होगा, ज्ञान के निर्माण वो कर रहे हैं। ठीक है, आगे हम चलते हैं 22। श्रीजा को पूरी यकीन है कि वह गणित की आगामी परीक्षा में पिछली बार की तरह ही असफल होगी। क्या है, असफल होने की यकीन है, सफलता प्राप्त करने की यकीन नहीं है, असफलता प्राप्त करने की यकीन है। इसलिए उसने उस विषय में मेहनत करनी छोड़ दी। वैसे भी उसकी शिक्षिका को उससे मंद अपेक्षाएं ही हैं, मतलब उसकी टीचर भी उससे यही अपेक्षा रखती है कि ये फेल होगी। इससे आप श्रीजा के बारे में क्या अनुमान लगा सकते हैं। वह आलसी हैं और बहाने बनाती है, तो ऐसा हम बच्चे को नहीं बोल सकते हैं, ये गलत है। अधिगम असाध्य का अनुभव कर रही है।
वह पलायनवादी प्रकृति है, ऐसा भी नहीं है। वह एक विवेकपूर्ण निर्णय लेने वाली विद्यार्थी है। विवेकपूर्ण लेने वाली तो नहीं कह सकते हैं, बट फ्रेंड्स यहाँ पर आपका हो जाएगा अधिगम असाध्यता का अनुभव कर रही है। मतलब कि यहाँ पर हम बोल सकते हैं एक्सपीरियंसिंग लर्नड हेल्पलेसनेस, मतलब कि हेल्पनेसनेस का मतलब ये हुआ कि वो उसको ये लग रहा है कि मतलब मेरा कोई मदद नहीं कर रहा है या जो भी हम नहीं कर पाएंगे। तो ऑप्शन आपका 2 हो जाएगा। 23 देखिए, अबीर की कक्षा में बच्चे शिक्षक और सहपाठियों के साथ विविध प्रकार के चुनौतीपूर्ण क्रियाकलापों में भाग लेते हैं और मिलजुल कर ज्ञान का निर्माण करते हैं। इस प्रकार की शिक्षा क्या कहलाती है? सामाजिक संरचनावादी। तो ये तो बिल्कुल समाज में मिलकर बच्चे सीख रहे हैं, यही पर ऑप्शन आपका सही होगा। व्यक्तिगत तो होगा नहीं, परंपरागत तो होगा नहीं, और बहुभाषीय कक्षा की बात यहाँ पर की नहीं रही है। सहपाठी के साथ मिल करके वो क्रियाकलाप से भाग लेकर के वो सीख रहे हैं, मिलजुल करके ज्ञान का निर्माण कर रहे हैं। तो सामाजिक संरचनावादी आपका ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। 24 की अगर हम बात करें, निम्न में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय रणनीति राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा प्रस्तावित है? अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की बात की गई है, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस चीज़ों पर बल देती है? ये 4 ऑप्शन है, इसको आपको पढ़ना है। जो सही है उसको दोस्तों फिर नीचे जो ऑप्शन दिया गया उसमें आपको देखनी है। अन्वेषण आधारित अधिगम, तो बिल्कुल खोज पर आधारित अधिगम होना चाहिए। कथावाचन आधारित, देखिए कथावाचन आधारित शिक्षा शास्त्र, बिल्कुल। उसके बाद फ्रेंड्स वेधन तथा बार बार अभ्यास, ये तो नहीं होगा। बार बार अभ्यास, चर्चा आधारित कक्षा, ये भी सही है। यानी कि फर्स्ट आपका सही है, सेकंड आपका सही है, फोर्थ, फर्स्ट सेकंड फोर्थ देखिए ऑप्शन 2 में ही आपका मिल गया, ऑप्शन 2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 25, किसी समस्या के समाधान तक पहुंचने के लिए मिलती जुलती समस्याओं को उद्धृत करना क्या कहलाता है? अब देखिए फ्रेंड्स, मतलब एक ही जैसा मतलब क्वेश्चन हम बार बार मिलती जुलती समस्याओं को ही हम देख रहे हैं, इसका मतलब क्या कहलाता है? अनुरूपता कहलाता है। ये अनुरूपता कहलाता है, अनुरूपता ही कहलाएगा। अनुरूप मतलब एक जैसे, है ना। निगमन परीक्षण, स्मृति सहायक विधि, ये तो बिल्कुल नहीं। साधन लक्ष्य विशेषण, ये भी नहीं होगा। आगे हम बढ़ते हैं 26, यहाँ पर देख सकते हैं संकल्पनात्मक चित्रण एवं नए संप्रदायों की समझ को किस प्रकार सुसाध्य करते हैं? जानकारी को संश्लेषित और सुव्यवस्थित करके, उप संप्रदायों को हटाकर, जानकारी को सामाजिक संदर्भ से पृथक करके, अलग करके, प्रत्यास्मरण पर अति बल देकर। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रेंड्स आपका जानकारी को संश्लेषित और सुव्यवस्थित करके, ठीक है। तो इस सिंथेसाइज करके और उसको क्या करके, सुव्यवस्थित करके, मतलब कि ऑर्गेनाइज करके। आगे हम बात करते हैं 27 में है, बच्चों द्वारा अधिगम प्रक्रिया के दौरान की जाने वाली त्रुटियां किस ओर संकेत करती हैं? जब बच्चे लर्न करने होते हैं, सीख रहे होते हैं, उस समय वो गलती करते हैं, तो ये जो गलती है किस ओर संकेत करती है? अधिक वेधन एवं अभ्यास की आवश्यकता है। वेधन और अभ्यास ये निगेटिव वर्ड है। अधिगम के लिए स्थिर संज्ञानात्मक अयोग्यता, तो फ्रेंड्स ये देखिए स्थिर वर्ड आ गया और अयोग्यता की बात की गई, ये गलत हो जाएगा। बच्चों और वयस्कों के चिंतन में गुणात्मक विभिन्नता, ये बिल्कुल इसका सूचक है। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास पर आनुवंशिकता का प्रभाव, ये नहीं होगा। आपका ऑप्शन 3 होगा, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों द्वारा अधिगम प्रक्रिया के दौरान जो गलती होती है उसको हम क्या मानेंगे कि बच्चों और वयस्कों के चिंतन में क्या है, डिफरेंस है, इसलिए बच्चे गलती कर रहे हैं। आगे हम देखते हैं 28, एक अध्यापिका में ये योग्यता होना बहुत ज़रूरी है कि वह खुद को विद्यार्थियों के स्थान पर रखकर यह महसूस कर सके कि वो क्या महसूस कर रहे हैं। ये योग्यता क्या कहलाती है? सहानुभूति, तदानुभूति और उदासीनता, ग्लानि, ये तो ग्लानि उदासीनता ये तो बिल्कुल नहीं। सहानुभूति देखिए, ये हमें बच्चों को सहानुभूति नहीं देना है, ये भी वर्ड दोस्तों जहाँ मिलता है निगेटिव ही आप समझिए। तदानुभूति ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। यानी कि सेकंड ऑप्शन आपका हो जाएगा एम्पैथी, ये पॉजिटिव वर्ड है। सिंपैथी आपका पॉजिटिव वर्ड नहीं है, एम्पैथी आपका होगा। आगे हम बात करते हैं 29 में क्या है? एक ऐसी स्थिति में जहाँ परिणाम अनिश्चित हो लेकिन ध्यान असफलता पर हो, मतलब कि परिणाम निश्चित नहीं है लेकिन ध्यान हमारा क्या है कि हम कहीं फेल ना हो जाए, तब बच्चे को का भाव महसूस होगा। ऊब का भाव, दुश्चिंता का भाव, क्रोध का भाव, शर्म का। ठीक है, क्रोध का तो यहाँ पर बात ही नहीं की जा रही है ना, और ऊब का भी नहीं, शर्म का भी नहीं, दुश्चिंता की बात हो सकती है, क्या होगा क्या नहीं, है ना। तो ये आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा। लास्ट हमारा क्वेश्चन 30 है, निम्न में से कौन सी तकनीक अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की गुणवत्ता को नहीं बढ़ाएगी? ध्यान समझिएगा, यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों आपसे कि कौन सा तकनीक जो है अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की गुणवत्ता को नहीं बढ़ाएगी।
जानकारी को प्रस्तुत करने की विविध तरीके अपना कर, देखिए जानकारी के अलग अलग तरीके अगर हम अपना रहे हैं तो ये तो अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की गुणवत्ता को और बढ़ाएगी, ये तो बात सही है। मतों को अभिव्यक्त करने के विविध विकल्प देकर, ये भी सही है। अधिगम के आकलन हेतु विविध तरीके लगाकर, इससे भी बच्चे का अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में की गुणवत्ता बढ़ेगी। बच्चों को विविध तरीके से नामीकरण करके, अब देखिए बच्चों का नामकरण करना ये गलत होता है, ठीक है। इससे बच्चे ऐसा नहीं है कि उनका अधिगम प्रक्रिया है उसमें और गुणवत्ता बढ़ेगा, तो ये गलत है, इसलिए आपका सही हो जाएगा क्योंकि आपसे गलत पूछा गया था। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 4, आपका ऑप्शन हो जाएगा 4। तो फ्रेंड्स ये आपने देखा 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का सीडीपी का जो 24 दिसंबर 2021 में ऑनलाइन पेपर हुआ था वही था। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स, शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनको नहीं पता होता है कि कैसे हम पेपर को डाउनलोड करें, कैसे आंसर की को डाउनलोड करें, कैसे मैच कराएं, क्या करें, और अभी उतना वक्त भी दोस्तों नहीं है करने का। इसलिए इस चैनल के माध्यम से PYQ आप लोगों को दोस्तों 2021 से जो ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था वो आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहे हैं, जिससे कि आप सभी लोगों का प्रैक्टिस बेहतर तरीके से हो सके। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 30 क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आप सभी लोग अपना ध्यान रखेंगे, ख्याल रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।